नमस्कार। आपका एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, खासकर मुस्लिम बंधुओं का। जी हां, आप सभी को पता होना चाहिए कि असम सरकार ने आपके अधिकारों पर एक प्रहार किया है। यह प्रहार क्या है? तो असम सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त किया जाता है। यह निर्णय क्यों लिया गया है? जैसा कि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने अपने यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा की थी। उसी दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह निर्णय लिया था कि वे भी अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर कदम बढ़ाएंगे। किंतु यह क्या, जो है असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो प्रत्यक्ष ही मुसलमानों के अधिकारों को टारगेट किया। जैसा कि उत्तराखंड ने अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्य किया, वह कार्य डंके की चोट पर असम सरकार ने कर दिया और साफ साफ कहा कि मुस्लिम जो विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम है उसको समाप्त किया जाता है। अब इसका क्या प्रभाव होगा? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम विवाह पंजीकरण अधिनियम 1935 है, उसके तहत कोई मुस्लिम लड़का और मुस्लिम लड़की ही आपस में विवाह कर सकते थे। दूसरी इसमें क्या बात थी कि यदि कोई मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की किसी दूसरे मजहब के लड़के से विवाह करता था तो ऐसी स्थिति में उस मजहब के लड़के या लड़की को इस्लाम में पहले कबूल कराया जाता था, इस्लाम को, तभी विवाह सही माना जाएगा। अन्यथा यदि वह लड़का या लड़की मजहब अपना नहीं त्यागता है और इस्लाम को नहीं कबूल करता है तो जो यह पंजीकरण अधिनियम समाप्त किया गया है, इसके तहत वह विवाह जायज नहीं माना जाता था। यानी इस विवाह अधिनियम में केवल मुस्लिम लड़के लड़की ही विवाह कर सकते हैं। और इस अधिनियम की क्या अगली महत्वपूर्ण बात थी? अगली महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें विवाह की कोई निश्चित उम्र नहीं थी। यानी कि किसी भी उम्र का स्त्री या पुरुष जो कि मुस्लिम है वह विवाह कर सकता है। अब देखें, जब इस कानून को हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने खत्म कर ही दिया है तो क्या इस पे तर्क दिया गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा का तर्क है या इनके कैबिनेट मंत्रियों का तर्क है कि मुसलमानों में बाल विवाह अधिक प्रचलित था, तो उस बाल विवाह की रीति को समाप्त करने के लिए यह कार्य किया गया है। बहुत ही उम्दा सा पॉइंट इन्होंने उठा दिया है अपने तरफ से। खैर, इस बात में कितना दम है यह तो अलग मुद्दा है। तो अब जो मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 समाप्त हो ही चुका है, यह 89 वर्ष पुराना कानून समाप्त हो ही गया है, तो अब ऐसी स्थिति में मुस्लिम लड़के और लड़की कैसे विवाह करेंगे? तो इसके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने कहा है कि अब इनको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत विवाह करना होगा। जी हां, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आपको समझना होगा कि यह क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में दो तरीके के कानून विद्यमान हैं। एक कानून के तहत सिविल मैटर्स पे जो कानून है उसमें जो विवाह और तलाक के मुद्दे हैं धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से लिए जाते हैं, और जहां तक मामला अल्पसंख्यकों का है तो इनको संविधान के मौलिक अधिकार 29 और 30 के द्वारा संरक्षित भी किया गया है इनके रीति रिवाजों को। वही स्पेशल मैरिज एक्ट क्या कहता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के में कहा गया है कि इसके तहत सांस्कृतिक या धार्मिक रीति रिवाज मान्य नहीं करेंगे, बल्कि इसके बजाय राज्य तय करेगा किसी भी समुदाय के लड़के या लड़की के विवाह को, और राज्य किसी समाज या समुदाय में कोई भेद नहीं करेगा। तो अब इसी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मुस्लिम भी अपनी शादियां करेंगे असम के। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि अब कोई मुस्लिम लड़का या लड़की जो विवाह कर रहा है किसी भी मजहब के लड़के या लड़की से विवाह कर पाएगा, ऐसा स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है। और इसमें दूसरे मजहब के लड़के या लड़की को अपना धर्म या मजहब बदलने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये राज्य के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा विवाह के नियम निर्धारण को स्वीकृति देता है। तो ऐसी परिस्थिति में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय है, मिनिमम एज, वही लड़के के विवाह की 21 वर्ष तय है। तो ऐसी परिस्थिति में मुसलमान भी अपने लड़के या लड़कियों की तभी शादी कर पाएंगे जब लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो। तो बात आप समझ गए होंगे, एक प्रकार से स्पेशल मैरिज एक्ट प्योर एंड सेकुलर लॉ है। तो
इसमें समस्या क्या आ रही है? समस्या यह आ रही है कि यह शक्ति प्राप्त कहां से करती है असम सरकार, या इसके पहले उत्तराखंड सरकार ने शक्ति कहां से प्राप्त किया? तो भारत के संविधान में जो लोगों के अधिकार हैं दो भागों में बटे हुए हैं। पहला अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो कि एक इंडिविजुअल होने के नाते आपको प्राप्त है, किसी भी भारतीय नागरिक को, किसी भी मजहब का हो या जाति धर्म लिंग में बिना भेद किए प्राप्त है। अब देखिए, दूसरा अधिकार डीपीएसपी में प्राप्त है, यानी संविधान के भाग 4 में। किंतु यह अधिकार, भाग 4 वाला अधिकार राज्य के द्वारा दिया जाएगा तो ही आप प्राप्त कर पाएंगे। यदि राज्य नहीं देता है, यानी कि सरकारें नहीं देती है, तो यह अधिकार आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ठीक इसी डीपीएसपी में अनुच्छेद 44 है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, और आप सभी जानते हैं इसमें कहा गया है कि एक समय में भारत सरकार प्रयास करेगी या राज्य प्रयास करेगा कि सभी मजहब के लोगों के लिए एक समान शादी, विवाह, तलाक, जायदाद आदि के उत्तराधिकार से संबंधित मामले तय हों, या किसी मजहब या संस्कृति के आधार पर भेद नहीं करेगा। तो बस हेमंत विश्व शर्मा सरकार ने इसी का सहारा लिया है। तो अब मैं इस चीज को कह क्यों रहा हूं कि यह मुसलमानों के अधिकारों का हनन है? यह तो निर्णय सही होना चाहिए या सही स्वीकार होना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि जो डीपीएसपी में अधिकार अनुच्छेद 44 दिया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के, संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 29 और 30 से टकराता है। 29 और 30 क्या है? तो यह अल्पसंख्यकों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा का प्रावधान करता है। तो क्या डीपीएसपी का अनुच्छेद 44 मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 29 और 30 के ऊपर हावी होंगे? इसको मुसलमानों को समझना होगा, प्रत्येक भारतीय को समझना होगा। क्या यह इस पे हावी हो सकता है? तो शायद आपको संविधान की स्पष्ट समझ ना हो। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 या मौलिक अधिकारों के संदर्भ में उनको यदि कम करने का कोई कानून बनाया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 13 की तरह वह नल एंड वाइड होगा। 13 की तहत सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर देगी। और अगला चीज क्या है कि मौलिक अधिकारों को कमजोर करने का जो कानून है, यह भारत सरकार बना सकती है, ना कि राज्य सरकारें बना सकती हैं। यह संसद के अधिकार क्षेत्र में है, अनुच्छेद 35 के तहत। और इसमें मुद्दा क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ यह हुआ कि पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान कानून उपलब्ध हो। बातें समझ में आ गई होंगी। चाहे उत्तराखंड ने बनाया, चाहे असम ने बनाया, यह यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा ही नहीं जा सकता। हालांकि असम सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा ही नहीं है, सीधे सीधे मुस्लिम कानूनों को ही निरस्त कर दिया है और कहा है कि हम बढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर। तो ऐसा कानून जो कि पूरे भारत के नागरिकों पे इकट्ठा और एक साथ लागू हो, और कोई पर्सनल लॉ ना हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदू पर्सनल लॉ, तो ही वह कानून समान नागरिक संहिता कही जा सकती है। और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने वाला यह कानून बनाने का जो अधिकार है, केवल संसद को प्राप्त है। आप समझ गए होंगे मुद्दा कि ऐसा कोई कानून जो कि पूरे भारत में समान रूप से लागू होता है, वह केवल संसद को प्राप्त है, राज्य सरकारों को प्राप्त नहीं है। तो इस परिस्थिति में भी असम सरकार के द्वारा जो लिया गया निर्णय है, यह यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा नहीं जा सकता है। जैसा कि मैंने पूर्व लेक्चर में उत्तराखंड वाले में बताया है, आप उस लेक्चर की वीडियो को देख सकते हैं कि इसमें क्या और समस्याएं आ रही हैं। अब कानूनों में और डाइवर्सिटी बढ़ गई। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ और ईसाई पर्सनल लॉ है, और दूसरी तरफ आपका उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और जो कि इन चारों से अलग है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ और ईसाई पर्सनल लॉ, इन तीनों से अलग है। गोवा का पर्सनल लॉ अलग है। तो 3, 2, 5 पर्सनल लॉ ये हो गए एक प्रकार से कि 2 राज्य स्तर पे हो गए और 3 पूरे भारत के स्तर पे। तो अब डाइवर्सिटी और बढ़ गई शादी विवाह के मामलों में। और जब असम सरकार ने यह निर्णय लिया है, तो इस डाइवर्सिटी की तरफ और बड़ा कदम है। तो क्या इस मामले का समाधान हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का? शायद नहीं। या फिर यह मुसलमानों से कि कोई सांस्कृतिक बदला लेने का प्रयास किया जा रहा है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। खैर इतना अवश्य है कि जो डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 का सहारा लेकर के यह कार्य हो रहा है, तो क्या अनुच्छेद 44 मौलिक अधिकारों पर प्रभावी है?
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिनर्वा मिल्स मामले में यह कहा गया था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में संतुलन बनाने का राज्य प्रयास करेंगे, ना कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों के ऊपर थोपा जाएगा। और जब थोपा जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट मौन क्यों है? और यदि यही संतुलन है तो न्यायपालिका और विधायिका मिलकर स्पष्ट करें। खैर, मुसलमान इस मुद्दे से परिचित हो चुके होंगे कि यह आपके अधिकारों पर प्रहार है या आपको आधुनिक जीवन शैली में ढालने का प्रयास। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।